हेलो बच्चों, SPN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र। और देखो, अपना जो मानव तंत्र है उसके अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे आता है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र। देखो, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट को क्या कहेंगे? यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और वे सभी अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ये जो अपशिष्ट है या उत्सर्जी पदार्थ है नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहलाते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और वे सभी अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखो, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 आता है अमोनियोटैलिक, दूसरा आता है यूरियोटैलिक और तीसरा आता है यूरिकोटैलिक। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो, अमोनियोटैलिक का मतलब होता है वे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनियोटैलिक कहते हैं। वे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अमोनियोटैलिक कहते हैं। जो अमोनियोटैलिक जंतु है इनमें जैसे प्रोटोजोआ, मोलस्का, और मोलस्का। इसके अलावा जैसे आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो भी किस प्रकार के होते हैं? अमोनियोटैलिक प्रकार के होते हैं। दूसरा आता है इसमें यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन प्राणियों को यूरियोटैलिक कहते हैं। ऐसे प्राणी जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उन्हें यूरियोटैलिक प्राणी कहते हैं। इसके अंदर जैसे उभयचर और स्तनी वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो सारे किस में आते हैं? यूरियोटैलिक में। तीसरा आता है इसमें यूरिकोटैलिक, यानी कि शुष्क वातावरण के अंदर रहने वाले जो जंतु होते हैं, शुष्क वातावरण में
रहने वाले जो जंतु होते हैं ये यहाँ पर उत्सर्जन के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे इसके अंदर बात करेंगे अपन पक्षियों की बात करते हैं। पक्षियों के द्वारा उत्सर्जी उत्पाद यहाँ पे जो यूरिक अम्ल होता है उसका किया जाता है। इसके अलावा रेप्टिलिया वर्ग के अंदर भी यहाँ पर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। तो देखो उत्सर्जन के जो उत्सर्जी पदार्थ है उसके आधार पर उत्सर्जन को जीवों को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। अमोनियोटेलिक वे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। इसके अलावा पीसीज जो वर्ग आता है उसके अंदर भी अमोनिया का उत्सर्जन होता है। यूरियोटेलिक ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे उभयचर और स्तनी वर्ग के सदस्य। तीसरा आता है इसमें यूरिकोटेलिक प्राणी। ये जो जीव होते हैं शुष्क वातावरण में रहते हैं और ये यूरिक अम्ल का यहाँ पे उत्सर्जन करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पक्षी और रेप्टिलिया वर्ग के सदस्य। अब आते हैं यहाँ पे मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र। देखो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसके कुछ भाग है। जैसे पहला हो गया वृक या किडनी, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। देखो मानव उत्सर्जन के अंदर भाग आते हैं। पहला कौन सा हो गया वृक, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा आता है इसमें मूत्र मार्ग। एक मिनट डायग्राम में देखना। ये देखो ये तो हो गया यहाँ पे वृक, दायां वृक, और ये हो गया बायां वृक। ठीक है, इसके अलावा ये वाले हो गए इसके अंदर मूत्रवाहिनी। दोनों जो वृक होते हैं उनमें से एक एक मूत्रवाहिनी वृक से निकलती है और कहाँ पे जाकर खुलती है, मूत्राशय के अंदर आकर के खुलती है। और लास्ट भाग वह भाग जिसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वृक होते हैं इनके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे अधिवृक ग्रंथि कहते हैं, जिसे अधिवृक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो वृक मनुष्य के अंदर यहाँ पर वृक की संख्या 1 जोड़ी होती है। 1 जोड़ी वृक पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर जो कशेरुक के दंड होती है, कशेरुक के दंड के दोनों ओर उदर गुहा में स्थित होते हैं। इनकी जो आकृति होती है सेम के बीज के समान होती है। आकृति किसके समान होती है, सेम के बीज के समान होती है। यहाँ पर प्रत्येक जो वृक होता है 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके साथ ही 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा
इसके अलावा 120 से लेकर के 120 से लेकर के 170 ग्राम का वजन, 120 से लेकर के 170 ग्राम वेट या फिर भार के या वजन के होते हैं। देखो वृक एक जोड़ी कशेरुक दंड के दोनों ओर उदरगुहा में स्थित होते हैं। सेम के बीज के समान इनकी आकृति होती है। 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा और 120 से लेकर के 170 ग्राम इनका वजन होता है। इसके अलावा ये गहरे लाल रंग के होते हैं। गहरे लाल रंग के वृक किस कलर के होते हैं? यहाँ पे गहरे लाल रंग के होते हैं। आकृति इनकी हो गई यहाँ पे सेम के बीज के समान। इनका एक भाग उभरा हुआ और एक भाग दसा हुआ होता है। एक भाग तो कैसा होगा? उभरा हुआ, और दूसरा भाग यहाँ पे दसा हुआ होता है। दसे हुए भाग के अंदर यहाँ पर एक गड्ढा उपस्थित होता है। दसे हुए भाग के अंदर एक गड्ढा उपस्थित होता है। इस गड्ढे को हाइलम कहते हैं। देखो दसे हुए भाग के अंदर एक गड्ढा उपस्थित होता है और इस गड्ढे को क्या कहते हैं? यहाँ पे हाइलम कहते हैं। हाइलम वाले भाग के अंदर, इस जो हाइलम वाला भाग है इसमें जो वृक धमनी होती है, वृक धमनी और वृक शिरा उपस्थित होती है। यहाँ पे वृक धमनी और वृक शिरा उपस्थित होती है। देखो इस भाग के अंदर वृक धमनी वृक में प्रवेश करती है। इसके अलावा वृक शिरा और जो मूत्र वाहिनी होती है इस भाग से बाहर निकलती है। इस भाग से बाहर निकलती है। इसके अलावा इसके ऊपर की ओर टोपीनुमा संरचना है जिसके ऊपर क्या पाई जाती है? अधिवृक ग्रंथि उपस्थित होती है। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे मूत्र वाहिनी। देखो हाइलम वाला जो भाग है, प्रत्येक वृक से हाइलम वाले भाग से एक एक मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। इसकी भित्ति मोटी और गुहा सक्रिय होती है। मूत्र वाहिनी की जो भित्ति होती है ये तो मोटी होती है और इसकी जो गुहा होती है ये यहाँ पर सक्रिय होती है। देखो मूत्र वाहिनी की भित्ति मोटी होगी और इसके अंदर जो इसकी गुहा होती है वो सक्रिय होती है। इसके अलावा इसकी जो भित्ति होती है उसमें कर्मानुकुंचनी गति होती है। कर्मानुकुंचनी गति जिसके कारण यहाँ पर जो मूत्र होता है वो वृक से मूत्राशय की ओर स्थानांतरित होता है या वृक से मूत्राशय के अंदर आकर के एकत्रित होता है। फिर आता है यहाँ पे नंबर 3 मूत्राशय। नंबर 3 पे आता है यहाँ पे मूत्राशय। मूत्राशय के अंदर एक पेशीय भित्तियुक्त संरचना होती है। मूत्राशय पेशीय भित्तियुक्त संरचना होती है। ये जो संरचना है यहाँ पर मूत्र का संग्रहण करती है। मूत्र का क्या करती है? यहाँ पे संग्रहण करती है अस्थायी रूप से या फिर कुछ समय तक इसके अंदर मूत्र को स्टोरेज किया जाता है। इसके अलावा ये जो मूत्राशय होता है इसके अंदर एक समय के अंदर 700 से लेकर के 800 ml मूत्र का स्टोरेज किया जा सकता है या फिर संग्रहण किया जा सकता है। जो मूत्राशय है इसके अंदर 700 से लेकर के 800 ml मूत्राशय का संग्रहण किया जा सकता है। मूत्राशय की जो दीवारें होती है वो प्रत्यास्थ होती है। मूत्राशय की दीवारें प्रत्यास्थ होती है जिसके कारण ये फैल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। जब मूत्राशय के अंदर मूत्र संग्रहित होता है तो दीवारें फैल जाती है और जब मूत्र त्यागा जाता है तो वापस इसकी दीवारें संकुचित हो जाती है। इसके पश्चात नंबर 4 आता है यहाँ पे मूत्र मार्ग। देखो मूत्र मार्ग यहाँ पर मूत्राशय का जो पश्य शिरा होता है ये सकरा होकर के मूत्राशय का पश्य शिरा
सकरा होकर के एक नलिका का निर्माण करता है जिसे मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये जो मूत्र मार्ग है पुरुषों के अंदर इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। मूत्र मार्ग की लंबाई पुरुषों के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा मूत्र मार्ग शीशन के अग्र या शीर्ष भाग पर उपस्थित छिद्र से बाहर की ओर खुलता है। जो मूत्र मार्ग होता है शीशन के अग्र या शीर्ष भाग पर उपस्थित छिद्र की सहायता से बाहर की ओर खुलता है। तो यहाँ पर जो वृक्क है उसकी संरचना के मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचना के 4 भाग है। पहला वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। देखो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं कशेरुक दंड के दोनों ओर उदर गुहा में स्थित होते हैं। इनके संरचना सेम के बीज के समान होती है। 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़े, 2.5 सेंटीमीटर मोटे, 120 से 170 ग्राम के वजन के होते हैं। इसके अलावा इनका गहरा लाल रंग होता है। इनमें एक उभरा हुआ भाग होता है और एक दसा हुआ भाग होता है। दसे हुए भाग के अंदर एक गड्ढा उपस्थित होता है। ये वाला बात करें इस भाग को हाइलम कहते हैं। इस भाग के अंदर वृक्क धमनी प्रवेश करेगी और वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी इसमें से बाहर निकलती है। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे मूत्रवाहिनी। देखो मूत्रवाहिनियाँ नलिकाकार संरचना होती है। इनकी जो भित्ति होती है मोटी, गुहा सक्रिय और इनमें कर्मानुकुंचनी गति पाई जाती है, जिसके कारण मूत्र वृक्क से मूत्राशय के अंदर एकत्रित होता रहता है। नंबर 3 आता है इसके अंदर मूत्राशय। देखो मूत्राशय पेशीय भित्तिनुमा संरचना होती है। इसके अंदर मूत्र का संग्रहण होता है और यहाँ पर एक समय में लगभग 700 से लेकर के 800 ml मूत्र का संग्रहण किया जाता है। इसके अलावा मूत्राशय की जो दीवारें होती है ये मोटी होती है ताकि मूत्र संग्रहण के समय आसानी से मूत्राशय की जो दीवारें होती है वो प्रत्यास्थ होती है, जिसके कारण संग्रहण के समय दीवारें फैल जाती है, जबकि मूत्र उत्सर्जन के समय इसकी दीवारें संकुचित हो जाती हैं। फिर आता है इसमें मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग यहाँ पर जो मूत्राशय उसका पश्य भाग यहाँ पर सकरा होकर के नलिकाकार संरचना का निर्माण करता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग ये शीशन के आगे एक शीशन का जो शीर्ष भाग है उस पर उपस्थित जो छिद्र होता है उसमें से बाहर की ओर खुलता है। अब आता है यहाँ पे देखो वृक्क की संरचना की बात करते हैं कि वृक्क के अंदर यूरिन या फिर मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहले तो आता है इसमें वृक्क की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है उसकी बात करते हैं, जिसमें आता है नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वह संरचना होती है जिसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन वह संरचना होगी जिसके अंदर यूरिन का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है या फिर निर्माण होता है। इसके अंदर देखना नेफ्रॉन, यहाँ पर जो प्रत्येक वृक्क होता है उसके अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई या फिर नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। नेफ्रॉन यहाँ पर नलिकाकार संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसके अंदर देखना संरचना में इसका जो प्रारंभिक भाग है उसे वोमेन संपुट कहते हैं।
प्रारंभिक भाग को क्या कहेंगे? बोमेन संपुट, जो कि एक प्याले नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद का जो नलिकाकार भाग है उसको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखो ये वाला जो प्रारंभिक भाग है प्याले नुमा संरचना के अंदर, इस भाग को क्या कहेंगे? बोमेन संपुट कहते हैं। इस भाग को बोमेन संपुट कहते हैं। इस बोमेन संपुट के अंदर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर बोमेन संपुट का आगे जो पश्चिम भाग है वो नलिकाकार कुंडलित संरचना का निर्माण करता है, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर एक मुड़ा हुआ भाग है, यू आकार की संरचना है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हेनले का लूप। इसके बाद वापस कुंडलित संरचना आ रही है, जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जाना जाता है। और लास्ट आता है यहाँ पे, जहाँ पे मूत्र का संग्रहण किया जाता है, उन्हें संग्रहण नलिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो देखो, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, उसकी संरचना के भी यहाँ पर भाग है। 1 नंबर पे बोमेन संपुट, 2 पे समीपस्थ कुंडलित नलिका, 3 पे हेनले का लूप, 4 पे दूरस्थ कुंडलित नलिका और 5 पे आता है इसमें संग्रहण नलिका। अब देखो, बोमेन संपुट वह संरचना होती है जहाँ पर जो रक्त होता है अशुद्ध या फिर नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त जो ब्लड होता है उसको बोमेन संपुट की सहायता से छाना जाता है। इसमें यहाँ पर छलनी के समान छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पर जो धमनी होती है वो ब्लड को लेकर आएगी और यहाँ पर जो ब्लड है उसको छाना जाता है। तो जो भी पोषक तत्व है वो बोमेन संपुट के अंदर रह जाते हैं और जो छनित होता है वो किसके अंदर आ जाता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर आ जाता है। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर यहाँ पर जो छनित होता है उसमें से आवश्यक जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे जो छनित है वो कहाँ पे आएगा? यू आकार की नलिकाकार संरचना में आता है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। इस भाग के अंदर भी यहाँ पर जैसे कोई आयन वगैरह होता है, जल होता है, उसका क्या होगा? अवशोषण होता है। इसके पश्चात यहाँ पे जो छनित या मूत्र होगा ये दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर आएगा। दूरस्थ कुंडलित नलिका से ये संग्रहण नलिकाओं के अंदर लगातार एकत्रित होता रहता है और ये जो संग्रहण नलिकाएं हैं ये बाहर की ओर मूत्र वाहिनी के अंदर खुलती है। संग्रहण नलिकाएं कहाँ पर खुलेगी? मूत्र वाहिनी के अंदर खुलती है। इस प्रकार से जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है या फिर मूत्र का निर्माण होता रहता है। फिर आता है इसके अंदर जो मूत्र निर्माण है उसकी क्रियाविधि। देखो, मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है इसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है परानिस्यंदन, दूसरा आता है इसमें चयनात्मक अवशोषण और तीसरा आता है इसमें श्रावण। देखो, यूरिन फॉर्मेशन की या फिर नेफ्रॉन की जो क्रियाविधि है उसके अंदर 3 भाग आते हैं। पहला परानिस्यंदन, दूसरा चयनात्मक अवशोषण और तीसरा आता है श्रावण। परानिस्यंदन का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है उसको बोमेन संपुट के अंदर छाना जाता है। अब क्यों छाना जाता है? क्योंकि उस ब्लड में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनको यहाँ से अलग किया जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें ग्लोमेरुलस द्वारा समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, छानने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? यहाँ पे परानिस्यंदन कहते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे चयनात्मक अवशोषण। चयनात्मक अवशोषण का मतलब है कि जो छनित है वो कहाँ पे आ रहा है? समीपस्थ हेनले का लूप और
दूरस्थ कुंडलिकाओं के अंदर जब गुजरता है तो यहाँ से इनमें से जो लवण होते हैं, विटामिन वगैरह होते हैं, या फिर जो आयन वगैरह होते हैं, जल होता है, उन सब का क्या किया जाता है, यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के पश्चात जो मूत्र होगा उसे संग्रहण नलिकाओं के अंदर अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, और ये जो मूत्र होगा संग्रहण नलिकाओं से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय के अंदर आकर एकत्रित हो जाता है। तो चयनात्मक अवशोषण का मतलब होगा समीपस्थ हेले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं के द्वारा विभिन्न जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको पुनः अवशोषित करने की क्रिया चयनात्मक अवशोषण कहलाती है। श्रावण का मतलब है जो यूरिया है वो कहाँ पर आकर के एकत्रित हो रहा है, यहाँ पे संग्रहण नलिकाओं के अंदर एकत्रित होगा, जिसे मूत्र वाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, और स्थानांतरित या बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, यहाँ पे श्रावण कहते हैं। इसके अलावा एक और देखना कि जलीय जो जंतु होते हैं, मछलियाँ वगैरह, उनके अंदर हेले का जो लूप होता है वो या तो बहुत ही छोटा होगा या फिर एब्सेंट होता है। जलीय जंतुओं में जो हेले का लूप होगा ये या तो बहुत ही छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में उपस्थित जो जंतु होते हैं उनके अंदर हेले का लूप बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है मरुस्थलीय जंतुओं के अंदर जो जंतु होंगे उनके अंदर वहाँ पे जल की कमी रहती है, और यहाँ पर जल की कमी होने के कारण वहाँ पे मूत्र में से जल को अधिक मात्रा के अंदर अवशोषित किया जाता है, ताकि जीव के अंदर या फिर मरुस्थलीय जंतुओं के अंदर जल की कमी ना हो। उस कमी को रोकने के लिए इन जंतुओं के अंदर हेले का लूप लंबा होगा, जबकि जलीय जंतुओं की बात करेंगे तो उनके अंदर हेले का लूप यहाँ पे छोटा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।